नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत खास शख्स के साथ बैठे हैं आप तक उनकी बात पहुंचाने के लिए। देश में पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर के शंकाएं होने लगी हैं, लोगों के बीच बातें फिर से होने लगी हैं। क्या पंजाब एक बार फिर मिलिटेंसी के दौर में, उग्रवाद के दौर में वापस लौटेगा? खालिस्तान की बातें फिर उठने लगी हैं। आखिर इनको ये नई हवा क्यों मिल रही है? कुछ तस्वीरें भी ऐसी आई जिनसे लोग कुछ परेशान भी हैं। इस सब का सबब आप कहें, इनकी वजह आप कहें, तो वो एक शख्स हैं। सीधे मैं उनको आपकी रूबरू कर रहा हूं। हमारे साथ हैं अमृतपाल सिंह जी। अमृतपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। अमृतपाल सिंह जी को भाई अमृतपाल सिंह जी बुलाते हैं, उनको मानने वाले, कोई उनको बाबा जी भी कहते हैं। लोग जब आते हैं आपके पास तो आपके पांव भी छूते हैं, आपसे आशीष मांगते हैं, गाइडेंस मांगते हैं आगे के लिए। और सबको इनमें, आप पंजाब में आए तो काफी लोगों को इनमें उम्मीद भी दिख रही है। वहीं दूसरी ओर दूसरा धड़ा वो है जिनको इनसे खतरा भी लगता है, इनसे डर भी लग रहा है। तो मैं आपसे शुरुआत ये पूछ के करना चाहता हूं कि आप दुबई में रहते थे, आपका बिजनेस था, आप लास्ट सितंबर यहाँ इंडिया लौटे हैं, अगस्त में। क्या पर्पस है? तो आप इतने दिनों में आपका हुलिया बदल गया, आपका पहनावा भी बदल गया, आपका बात करने का तरीका भी बदल गया। देखिए, जब मैं दुबई गया था 2012 में, तो हमारा वहाँ पे फैमिली बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन में था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, मतलब कॉलेज एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में मैं गया था। फिर घर वालों ने सोचा हमारा खुद का बिजनेस है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड लर्न देयर कि अपना बिजनेस मैनेज कैसे करना है। तो मैं वहाँ पे चला गया। 2012 फरवरी में मैं गया था। वहाँ पे बेसिकली बचपन में मैं सिख ही था प्रॉपर, मतलब केस रखे हुए थे। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो तब पंजाब में काबू हवा ऐसी थी कि हमारे अंदर एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स था तब, और बहुत से यूथ में था कि ये लोग कैसा होता है, ये वैसा होता है। तो हमने वो, आपने केस उतार दिए थे, कत्ल करवा दिया हमने। और जब मैं बाहर गया तो लेकिन व्हेन यू गो अवे यू सी द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ थिंग्स। फिर हमने देखा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो वहाँ पे रह के कई बार हमें नज़र नहीं आता, तो चीज़ें नज़र आने लगी। और बचपन में क्योंकि धर्म में रुचि थी, थोड़ा जवानी में दूर गए, लेकिन फिर वापस आ गए। और जब 2015 में बरगाड़ी का इंसिडेंट हुआ, दैट वाज काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो थी वो तरीका उसका बदल गया। बरगाड़ी में जो बेअदबी हुई थी, वहाँ पे बेअदबी हुई। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ उसका, उसके बाद गोलियाँ चली और एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गई वहाँ से, और बेअदबी भी लगातार होती रही। सो सिखी में अगर सबसे बड़ा क्राइम, इफ़ यू से व्हेन समबडी लाइक बेअदबी सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है सिखी में। और उसने हमारा लाइफ मेरा अकेले का नहीं, बहुत से यूथ का लाइफ जो है चेंज कर दी। उससे पहले पंजाब एक कल्चरल जेनोसाइड से निकला, एक फिजिकल जेनोसाइड से, कल्चरल जेनोसाइड से, फिर ड्रग एपिडेमिक पंजाब में अभी भी चल रहा है जो बहुत बड़े लेवल पे। सो मुझे लगता है कि वहाँ पे रह के ये अटायर रखना ईजी और पॉसिबल नहीं है। और जब मैं 20 अगस्त को यहाँ पे आया हूँ, 21 को, और 25 सितंबर को अमृत छका है, और वो एक बड़ा इवेंट था अनंतपुर साहिब में। बहुत से हज़ारों लोग आए जिन्होंने अमृत छका मेरे साथ में। और उसके बाद क्योंकि मैं बाहर था जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी दीप सिद्धू की जथेबंदी की, और सिखी में एक ट्रेडिशन है कि दस्तारबंदी का, दस्तारबंदी मीन्स टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी। जैसे हिंदुओं में तिलक प्रथा भी होती है, चीज़ें होती हैं। और वो दस्तारबंदी हमने करनी थी, तो हम एक जगह तलाश कर रहे थे दस्तारबंदी कहाँ पे हो। हमने कोशिश की दीप सिद्धू के गांव में हो, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे नहीं हो पाई। तो फिर रोडे गांव में हमने डिसाइड किया कि ये होनी चाहिए, संत पिंडरावाला के गांव में। और वहाँ पे क्योंकि मैं पहले एक बार गया था, तो वहाँ पे जब दस्तारबंदी की बात हुई, वहाँ पे मैं 2 दिन पहले चला गया। लोगों ने बहुत प्रेम दिया वहाँ पे स्टेज, आपने बाकी सारी चीज़ें मीडिया को पता है वो कैसे हुआ। ठीक है, मैं आता हूँ। ये मेरा आपसे पूछने का मकसद ये था, आपने बताया कि आप दीप सिद्धू के उनकी जो मुहिम थी उसको, उनके जाने के बाद आगे बढ़ाने के लिए आप इंडिया लौटे थे।
फिर ये कहाँ से खालिस्तान की बातें आने लगी? दीप सिद्धू के जब तक थे, हमने उनसे भी बात की है, दीप सिद्धू के मुंह से तो हमने खालिस्तान का भी नहीं सुना था। आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। नहीं सुना था, इवन दो दीप ने दिल्ली स्टेज पे भी खालिस्तान का नारा लगाया था। दिल्ली की फार्म प्रोटेस्ट की स्टेज में 26 को रेड फोर्ट इंसिडेंट होता है, 25 रात को दीप सिद्धू का वीडियो, यू विल सी द वीडियो। आपने लोगों को अपने साथ लिया, मैं देख रहा हूँ आपके साथ कम से कम यूथ का तो साथ है, कई जगहों पर दिखाई देता है। और आपने आपको अब ये लग रहा है कि आपके पीछे इतने लोग खड़े हैं कि आप स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अजनाला पुलिस स्टेशन में जब गए अपने एक साथी को वहां से निकलवाने के लिए, तो लोगों ने देखा कि आपके साथ सैकड़ों की भीड़ थी उस वक्त, और आपने पुलिस का बैरिकेड आउट उसको गिरा दिया, आप लोग थाने के अंदर चले गए, वहां मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई। मैं आपको बताता हूँ, देखो जो चेन ऑफ इवेंट्स होता है ना, जो उसमें हाईलाइटेड क्या होना चाहिए ये डिफाइन मैं कर देता हूँ। किसान प्रोटेस्ट में लोग यहाँ से गए, पहले 2 दिन पूरी वायलेंस थी, मतलब बैरिकेड्स तोड़े गए, कंटेनर्स हटाए गए, हरियाणा में जो कुछ हुआ हमें पता है बॉर्डर्स पे। उसके बाद पीसफुल हुआ। अगर आप हम किसान मूवमेंट को, जो आंदोलन है उसको देखना हो तो विल नॉट से कि इसका हाईलाइटेड मूवमेंट ये था कि जो कुछ पहले हुआ, बिल का वापस हो जाना हाईलाइट मूवमेंट है, विक्ट्री। वही बात ये नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ, बात ये है कि जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। हमारा एक इनोसेंट बंदा जेल में था, हम इनफ एविडेंस प्रेजेंट कर चुके थे कि ये बंदा इनोसेंट है, हम भी इनोसेंट है, ये चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस ने जब ये एफआईआर लॉन्च की तो एक बात तो आप भी मानते हैं ना कि ऐसे केस में जिसमें एक आदमी की स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट के आधार पे एक आप जो इंसान पब्लिक फिगर है उस पर एफआईआर डाल देंगे, तो मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। दे सेड कि आप गिव अस 2-3 डेज टाइम, वी विल डू दैट। तो वो हमने पहले ही बोला था उनको कि वो थाउजेंड्स ऑफ लोग, हंड्रेड्स नहीं थे, देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अजनाला, और जितने थे वो सिर्फ 10% वहाँ पे पहुँच चुके थे, क्योंकि पुलिस ने, और 2 इंजस्टिस हमारे साथ हुए। पहला तो एक एफआईआर, एक हमारे साथी को ऐसे उठाना जैसे वो घर पे अपने बच्चे के साथ, 8 दिन का लड़का है उसका, छोटा सा अभी पैदा हुआ था वो, और उसको घर जाके 200-300 पुलिस वाले जाते हैं, गन्स की तरह उसको उठाते हैं, उसके परिवार से लेके सीएस स्टाफ, फिर उसको टॉर्चर किया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। और जब हम लोग उनको बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पुलिस को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने ये सब किया। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें हाईलाइट ये नहीं करना चाहिए कि वो 8 सेकंड का जो लूप का वीडियो चल रहा है कि वो चल रही है, एक लाठीचार्ज हो रहा है या बैरिकेड उठाए जा रहे हैं। उसमें ये भी देखना चाहिए कि पुलिस ने एडमिट किया कि वहाँ पे जो इनफ एविडेंस पेश किया उसके बिना पे उसको कोर्ट ने रिलीज़ किया। ऐसा नहीं कि बंदा हम जेल से उठा के लेके आए, इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। और जो थाने के अंदर गए हैं, थाने के अंदर जाके भी तो नेगोशिएशंस ही हुई है ना। नहीं, आपने थाने का घेराव किया, थाने का आपके साथ जो लोग थे उन्होंने पत्थर देखें, पत्थर 1-2 सेकंड का जो वीडियो आता है ना, वो इवेंट क्या हुआ था, पुलिस को पता था कि हमने थाने जाने की कॉल की है। मैं थाने जाता तो मेरे साथ संगत भी जाती, ये तो नेचुरल बात थी। तो जब उन्होंने लाठी चार्ज शुरू, पहले 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी सिर्फ अजनाला में, 2 लेयर की बैरिकेडिंग हटाई गई संगत की तरफ से। संगत पहले प्रोवोक थी क्योंकि 2 लेयर की बैरिकेडिंग, उनको उनके व्हीकल्स पीछे भेज दिए गए और हमारे बहुत से साथी डिटेन किए गए थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डिटेन्ड। घरों पे 50 लोगों को अरेस्ट करके ग्रुप में अमृतसर के थाना बी डिवीज़न में डाल दिया गया। और शाम तक जो बंदा थोड़ा भी एक्टिव है पॉलिटिक्स में, सिखी पॉलिटिक्स में, जो बंदा थोड़ा भी उनको लगता था कि आ सकता है यहाँ से, उसके घर पे 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले जाके बैठ गए, जहाँ उनको उठा के थाने में। हमारी कई बसें जो थी, मेरे ख्याल से 20-25 बसें के करीब पुलिस ने डिटेन कर लिया विद पीपल, वो लोग वॉक करना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने ब्यास पे और हरी के हेड पे जो कनेक्ट करता है पंजाब को दोनों साइड को ब्यास के ऊपर से, वो बंद कर दिए। चंडीगढ़ में लोगों को डिटेन किया, मोहाली में डिटेन किया, मतलब बटाला में, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, जो अजनाला को रूट आते थे। और ऐसा भी हुआ कि जो लोग अजनाला जाते थे उनको फोर्सफुली दरबार साहब छोड़ा गया एस्कॉर्ट करके। सो अमृतपाल जी, आपने अच्छा किया कि ये बता दिया कितने लोगों को डिटेन किया। फिर तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ना कि इतने हजारों लोगों को लेकर आप थाने जाना क्यों चाहते थे? नहीं, प्रोटेस्ट ये कोई हो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि आपके जो साथी थे उन पे एफआईआर शायद नहीं होनी चाहिए थी, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो इकलौते आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान में जिनके ऊपर एफआईआर हो गई। हर आदमी थाने के ऊपर जाके धावा तो नहीं बोलते था, चढ़ाई तो नहीं करता। दावा बोलना, चढ़ाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। हम अंदर गए, जब इतनी संगत होती है तो इट लुक्स लाइक इट्स अ दावा। अंदर गए,
अंदर मैं गया और मेरे ये साथी गए, संगत में से कोई अंदर नहीं गया। अंदर हमारी नेगोशिएशन जो पुलिस के साथ हुई है साहब, हमने जो एविडेंस प्रेजेंट किए, वो सारा कुछ अंदर पीसफुली हुआ है। मैंने तो वहाँ पुलिस वालों की बातें सुनी है, वीडियो पे आपको सुना सकता हूँ थाने में, और वो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म में कि आप जब आए वहां पर, उसके बाद पत्थर चले, एसपी का सर फट गया, कटारे लोगों की गर्दन के ऊपर रखी गई हैं, ये उनके बयान। नहीं, कटारे कटूरे कोई नहीं रखी गई, ये झूठ बयान है। जो एसपी का सर फटा है, बहुत साइड से वायलेंस हुई, पहले उन्होंने इनिशिएट किया, पुलिस ने 20-21 बंदे जख्मी हुए, वो भी हमें नोटिस में लेने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इग्नोर कर दें और ये बोलें कि पुलिस वाले भी हमारे ही लोग हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं हमारे लोग हैं। उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव से की गई एफआईआर है, और जस्टिस सिस्टम जो है उसका फेलियर पता क्या होता है, जब आप जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको पॉलिटिक्स से चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से मैं आपको बताता हूँ सीरियसली, मसला पता क्या है, अगर आप ये एफआईआर को देखें, क्लोजली मॉनिटर करें, तो आपको लगेगा ये क्या मजाक हो रहा है। हमारे पे एलिगेशन लगाया 2000 रुपये लूट लिया और 600 रुपया उसको वापस कर दिया जाने के टाइम पे। ये एलिगेशन सीरियसली हम पे लगाए जा रहे हैं, मुझे 2000 रुपया लूटने का मेरे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। सो कोई प्रेजेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट, और जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है जी, वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है। ये सब साबित कौन करेगा अमृतपाल जी? इसी के लिए तो अदालतें हैं ना। अदालत में हमने उनको कितनी बार रिक्वेस्ट की कि ये चेक करें आप, उन्होंने हायर अथॉरिटी से जांच करवानी है ना, हमने रिक्वेस्ट भी की जांच करवाने की, उन्होंने टाइम क्यों दिया हमें मंडे का? अगर वो टाइम नहीं देते तो फिर हमने बोला कि हम लोग जाएंगे, आप हमें भी अरेस्ट कर लें। फिर पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि आप अपने डिफेंस में वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को, पालकी साहब को लेकर के गए थे, मैं ये वीडियो में है, पुलिस के अफसर बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सारे मुलाजिमों ने बहुत आदर किया, मान रखा गुरु साहब का, हमने मार खाई, हमारे सर फट गए, लेकिन हमने बहुत सम्मान किया। आप वीडियो देखें, पालकी पीछे थी, महाराज की जो सवारी थी वो पीछे थी, संगत आगे थी, इवन मैं भी आगे गया। जब पहले लाठीचार्ज शुरू किसने किया? सम्मान रखने की अगर बात है तो फिर तो ये कुछ होता ही ना, बैरिकेडिंग ही ना होती। आप लेके क्यों गए थे? नहीं, हम तो कल भी प्रोटेस्ट साहब को ले जाने का क्या मतलब? मैंने जब यहाँ से निकला था, मैंने कॉल दी थी। देखिए, सिक्खी को डिफाइन करना है ना, तो प्रॉब्लम यही है कि आप जो पंजाब में नहीं रहते लोग, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की तरफ। मैं आपकी अपनी आगे की मुहिम पे बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि पुलिस इंजस्टिस होती है, आपने कहा कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है। आप अपने आप को इंडियन लॉ के आगे सबमिट भी करते हैं कि नहीं करते? आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते? ये मैटर नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ इसका। हाँ, मैं एक बार आंसर दे दें तो मेरे पास, मुझे आगे बढ़ने में मैं आपको बताता हूँ। डू यू बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरी आइडेंटिटी में बिलीव करता है कि नहीं करता है, ये भी मैटर करता है ना। अगर कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी हर सिटीजन के लिए है? नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो आर्टिकल 25B है, सिख्स जो हैं वो हिंदुज्म की एक ब्रांच है, सिखी, और वो मेरी आइडेंटिटी को सिमिलर, क्योंकि गुरु सेज ना हम हिंदू ना मुसलमान, गुरु क्लियरली सेज दैट हम हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मेरी आइडेंटिटी को मानता ही नहीं है, तो ये तो मेरा फिर डेमोक्रेटिक राइट भी हो सकता है कि मैं उसमें बिलीव करूं या ना करूं। ये तो मेरी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सकती है ना, कि मैं बिलीव करूं या ना करूं। आपने डिटरमाइन कर लिया होगा ना कि आप मानते हैं या नहीं मानते? देखो, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानना शुरू करूंगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मानना शुरू कर देगा। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है तो एक डिफरेंट डिबेट हम लोग कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शोध हुई है और हमारे लिए कितनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन सर जुड़ा हुआ है सीधे सीधे आपकी नेशनैलिटी से, सिटीजनशिप से। मैं अपने आप को भारत का नागरिक मानता हूं या नहीं मानता हूं, इस बात से। मैं आपको इंडियन मानता हूं कि नहीं मानता हूं? आप इंडियन नहीं मानता, मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूं। पंजाबी मेरी एथनिसिटी भी है, पंजाबी मेरी नेशनलिटी भी हो सकती है। और जो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात पे आएंगे, मुझे पता है, पासपोर्ट। मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे नहीं जा रहा था, मैं पासपोर्ट। आपने कहा कि आपने आपको पंजाबी मानते हैं, तो पंजाब कहाँ है? इंडिया में ही तो है पंजाब। पंजाब तो पाकिस्तान में भी है। तो फिर अपने आपको पाकिस्तानी तो नहीं कहते आप? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, पंजाब को कैप्चर कर लिया गया दोनों साइड से। पाकिस्तान पंजाब चला गया, इधर पंजाब आ गया। पंजाब एक आइडेंटिटी है, और पंजाब आइडेंटिटी डजंट रिक्वायर एनी अदर अम्ब्रेला आइडेंटिटी टू डिफाइन। अभी पंजाबी एक लैंग्वेज भी है, पंजाबी कल्चर भी है, पंजाबी फूड भी है। इंडिया कोई लैंग्वेज नहीं है, इंडिया कोई फूड नहीं है, इंडिया कोई कल्चर नहीं। लेकिन पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड, पंजाबी रिलीजन, इफ यू कॉल सिख पंजाबी रिलीजन, बॉर्न ऑन लैंड ऑफ पंजाब, ये सब इंडिया में है या नहीं है? नहीं, इंडिया में तो, पाकिस्तान में भी वही मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप कैसे कहेंगे ये कि इंडिया का मसला है? इंडिया का मसला इसीलिए है क्योंकि सिख इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तान में कितने सिख रहते हैं और उन सिखों का वहां कितना बुरा हाल किया जा रहा है, वो कितनी प्रताड़ना सह रहे हैं, वो आपको पता होगा। दोनों ही साइड पे ऐसा है,
आप कंपेयर कर रहे हैं स्टेट ऑफ इंडियन सिख्स विद स्टेट ऑफ पाकिस्तानी सिख्स। मैं आपको कंपैरिजन में बता देता हूं। जब 1947 में पार्टीशन हुई, पार्टीशन में सिखों ने चूज किया यहां पे आना, हो गया। उसके बाद सबको लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बन गई, गुजरात बना, महाराष्ट्र, सब स्टेट्स बन गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे। पंजाब वाज डिनाइड टू हैव अ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 20 साल हमारे लोगों ने फिर जेल्स और पंजाबी सूबा मूवमेंट चली। सो ये बात करना, स्टेट मिल गया नहीं, स्टेट नहीं मिला। फिर उसमें डिस्प्यूट हुआ, स्टेट को 3 हिस्सों में फिर डिवाइड किया गया है। कैपिटल को रख दिया गया डिस्प्यूटेड, चंडीगढ़ को है, यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको। उसके बाद जो हमारा रिपेरियन लॉ था, अभी जब स्टेट छोटी कर दी तो जो लॉ हमें बेनिफिट्स मिलने थे वो तो छीन लिए। ये जो आप ग्रज दिखा रहे हैं कि इंडिया में सिखों के साथ बहुत बुरा हुआ, आप इस चीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं लोगों के बीच में। आप इस लोगों की ये तो है अशांति फैलाना, लोगों के मन में असंतोष पैदा करना है। नहीं, असंतोष अगर सच है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं कि हम ये कैसे, हमें बताएं कैसे। आप कहते हैं कि हम गुलाम हैं, कैसे गुलाम हैं? मैं आपको बता देता हूं। आप कहते हैं सिख हिंदुस्तान में गुलाम है। अब वही बता रहा हूं ना मैं आपको। सिख जो है हिंदुस्तान में इसलिए गुलाम है कि जब दूसरे बंदे, अभी बंदी सिखों का मसला आया, पानियों का मसला आया, सब मसले आए दूसरों का। आप मुझे बताएं, एक आदमी ने एक दिन जेल काटी हो हिंदी लैंग्वेज को कहीं पे इंप्लीमेंट करने के लिए, एक दिन की जेल बता दें मुझे। पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है, यहां पे बैंक्स पे हर जगह पे इंपोज की जाती है लैंग्वेज हिंदी। पंजाब अकेला स्टेट नहीं है इसमें अमृतपाल जी। नहीं वो अलग, हम किसी को प्रॉब्लम हो, पूरे इंडिया में हो रहा है ये। और कई जगह, जैसे पंजाब में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसे तमिलनाडु में भी कुछ लोगों को। तमिलनाडु में भी मूवमेंट चली है ना सेपरेट तो है, लेकिन अभी भी है। लेकिन वहां पर लोग ये तो नहीं कहते कि मुझे अपना तमिलिस्तान चाहिए, वो नहीं बोलते। तमिल मूवमेंट और क्या थी इस वक्त? आप आज की बात कीजिए, आज की बात देखिए। आप खालिस्तान नागालैंड में चल रही है, कश्मीर में चल रही है। का नाम लेकर के आए 4 दशक के बाद। 4 दशक से लोगों ने सुनना बंद कर दिया था खालिस्तान। पहली बार कब आया था? मैं कह रहा हूं जब बंद हो गया उसके 4 दशक के बाद। बंद कभी नहीं होता कुछ भी, यही प्रॉब्लम है। इग्नोरेंट हम हो सकते हैं चीजों की तरफ। और ये कितनी बड़ी रियलिटी है कि जमीन के नीचे लावा हो, बड़ा पनप रहा हो, ऊपर तो सरफेस नॉर्मल लगती है जब तक कोई रप्ट नहीं करता। और हम ये इल्यूजन में रहे हैं कि ये कुछ नहीं हो रहा। मुझे बता दीजिए, इस वक्त भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं कोई एजिटेशन चल रहा हो? एजिटेशन, कई लोग मोर्चे निकाल रहे हो, कई लोग धरने दे रहे हो। खालिस्तान की तो भी एजिटेशन नहीं चल रही। एजिटेशन तो, मोर्चा तो खालिस्तान का नहीं चल रहा कोई। आप जगह जगह जाके लोगों को खालिस्तान के लिए उकसा रहे हैं ना एक किस्म से। उकसाना थोड़ी होता है। अगर आप मुझे, डेमोक्रेसी में ये राइट है कि नहीं है, आप मुझे बताएं एक बात। नहीं, अगर आप लोगों को, जो सेडिशन है, देशद्रोह, उसको क्या कहते हैं? आप माने या ना माने, कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी में देशद्रोह का क्लॉज है। वायलेंट अगर वो है देश की सत्ता, देश की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष भरना। मैं आपको बताता हूं उसकी डेफिनेशन। वो तो आप कर रहे हैं। मैं भी डेफिनेशन दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है पीसफुल तरीके से खालिस्तान को एडवोकेट करना, लिटरेचर लिखना, बांटना, उसकी कॉन्फ्रेंसेस करना, ये कोई क्राइम नहीं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना इंडिया में। जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ कोई नारा लगा रहा है खालिस्तान का तो पर से वो देशद्रोही नहीं हो जाता। और मेरी बात सुने, इंडिया में सिमरनजीत सिंह मान एक एमपी हैं जिनकी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ती है। आप वो सही कह रहे हैं। एमपी बन गए वो। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर क्राइम कैसे हो गया? ये ताज्जुब की बात है कि वो पब्लिकली खालिस्तान को प्रोपोगेट करते हैं और वो भारत की संसद में बैठते हैं। ये बाकी ताज्जुब नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, यही डेमोक्रेसी होती है। वो तो डेमोक्रेसी कैसे? अब उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। अमृतपाल जी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खा के इंडिया के पार्लियामेंट में बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं। और वो तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती ब्रिटिश इंडिया में भी था। महात्मा जब प्राइम मिनिस्टर बनते थे, पहले पंजाब का अलग प्राइम मिनिस्टर बनता था ब्रिटिश इंडिया में, वो सब लोग ओथ लेते थे कि हम लोग जो ब्रिटिश इंडिया है, जो एम्पायर है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम इसको लॉयल रहेंगे। उसके बावजूद भी ये मूवमेंट चलती है। मैं आपको बताता हूँ, 80s की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री को पंजाब में भेजने के लिए एजिटेशन होने लगे। इवन जो अडवाणी और ऐसे लीडर्स थे, उन्होंने मार्च निकाले, पंजाब में मिलिट्री भेजो है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पंजाब में क्राइम नहीं था उतना जितना पंजाब को, अभी भी आप आए हैं पंजाब में, पंजाब के बाहर के लोगों को आज भी लग रहा होगा पंजाब में पता नहीं क्या हो गया। आप मुझे बताएं, पंजाब में आए हैं आज, क्या हुआ पंजाब? अभी शांत है पंजाब। ऐसे ही एक अभी बिहार में ट्रेन जला दी गई अग्निपथ स्कीम के बाद, कितना कुछ हुआ। यूपी बिहार में 12 महीने वायलेंस चलती है, कम्युनल वायलेंस चलती है ना। कल किसी के जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया लोगों को।
वहां पे कभी किसी ने बोला कि ये स्टेट अनसेफ हो गई है, या मीडिया पे ये डिबेट चला कि पंजाब में मिलिटेंसी, बिहार में था ना, राज था बिहार में, सब था, सब यूपी में आज भी गैंगस्टरवाद बहुत बड़े चरम पे है। तो वो सब कौन बोलता है वापस? जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफिया का क्राइम, कहीं कम्युनल राइट हो जाना, ये आप ठीक कह रहे हैं, पूरे देश में होता है और कई शहरों में और हर राज्य के अंदर ऐसा होता है। लेकिन इसकी हम तुलना मिलिटेंसी से, उग्रवाद से, टेररिज्म से नहीं कर सकते हैं। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं सर, उस दौर के अंदर फरमान निकाले जाते थे कि इनको कत्ल करना है, लिस्टें बनती थी कि इनको कत्ल करना है, बसों से निकाल के लोगों को मारा जाता था। और आप दो इंसिडेंट हुए, मेरी बात सुनिए, 2 इंसिडेंट हुए हैं। मोगा बस कांड हुआ, इंडिया अथॉरिटी ने वो बंदों को अरेस्ट किया जिन्होंने वो किया, बशर्ते उनको कोर्ट में पेश करके ये एविडेंट करते कि इन्होंने ये किसके कहने पे किया है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सच सामने नहीं आया। डेड मैन नेवर टॉक्स। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी पहली सिंपैथी जो है उस आदमी के साथ क्यों है जो जिसको शक में पकड़ा, उसके साथ क्यों नहीं है जिसको बस से निकाल के नहीं, मेरी सिंपैथी उनके साथ भी है। तब की जितनी भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन्होंने कंडेम किया, आपको पता है इस बात का। बब्बर खालसा ने इसको कंडेम किया है, गुरबचन सिंह मानूचाल जो बहुत बड़े मिलिटेंट लीडर थे उन्होंने कंडेम किया कि दिस इज नॉट आवर वे टू डू थिंग्स। ये किसने किया और ये हो कंडेम करते हैं इसको, ऐसे एक्ट्स को कंडेम करते हैं। हो लाजिम सी बात है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है उनको बस से निकाल के मार देने को मतलब कौन कंडेम नहीं करता। जिन लोगों ने एयर इंडिया का जहाज उड़ा दिया था, 329 लोग मारे गए और उसकी जांच अभी देखें क्या निकला उसमें, कैसे आरएसएस और इंडियन जो एम्बेसीज के साथ एफिलिएटेड लोग थे वो ऑन द टाइम बोर्डिंग कैंसिल करके बाहर आ गए, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं। नहीं, कॉन्स्पिरेसी हो नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर नहीं, वो पीपल हु बिलीव्ड इन खालिस्तान। मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया क्या जानती है, जो इन्वेस्टिगेशन में सच सामने है उसको हम इग्नोर कर दें। इवन कनाडा ने भी ये माना अभी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। अब मैं बोलता हूँ मोगा बस कांड जो है, यहाँ पे हिंदू सिख, आज भी कल जब मोगा हम लोग गए अजनाला में, 5 हिंदू लड़के थे जो आए जिन्होंने अमृत छक लिया। वहां पे बहुत से हिंदू हमारी सपोर्ट में आए थे, बहुत से हिंदू लोग। अभी हिंदुओं और सिखों का कोई मसला नहीं है पंजाब में एट द पॉइंट, पर इसको बनाने के लिए सरकार अगर कुछ ऐसा करवाती है करवा सकती है ना। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दिस। पॉलिटिकल गेमों में कितना कुछ हुआ है, जैसे जो इवन दो जो हरिशमा में हुआ था जो इतना बड़ा अटैक, उसके पहले जो प्लेन से बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका में, है वो सब कुछ बोलते हैं कि कंस्पिरेसी थी। आज बोला जाता ना सारी चीजों को। सो कंस्पिरेसी को डिनाई कर देना ये अच्छी बात नहीं है। सर आज आप कहें कि ऐसा कहीं छपा कि वो कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें आरएसएस वाले कैसे निकल गए थे? आरएसएस नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो एम्बेसी वाले निकल गए थे। अभी भी उसके कल्प्रिट्स जो हैं उनके बारे में भी लोग जानते हैं। मैं आपसे चलिए इसको दूसरे शब्दों में पूछ लेता हूँ, अगर कोई खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर ऐसी वायलेंस करे तो कंडेमनेबल है? कंडेमनेबल है और नॉट जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड नहीं है, नहीं जस्टिफाइड। देखो इनोसेंट बंदा, मैं इसे समझता हूँ जब मूवमेंट्स चलती हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको भी मालूम है देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, बट इनोसेंट बंदा कोई भी मरे, कोई भी बंदा जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है चीजों में, उसको कंडेम करना ही चाहिए। और किया है लोगों ने। वो आप अब देखें मीडिया की पावर क्या थी, आज मीडिया के डिफरेंट स्केल पे है। आज हमारी आवाज मीडिया दबाना भी चाहे तो कहीं सोच, वैसे तो मेरा इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया इन लोगों ने इंडिया में। आपका ट्विटर भी बंद है? ट्विटर भी बंद है, इंस्टाग्राम तो मेरी तो कोई तो वजह होगी ना कि बंद है। आप ऐसी उकसावे वाली बातें लिखते होंगे जो बंद हुआ है। मेरे बताएं कौन सी पोस्ट है उकसावे वाली? आपकी सारी बातें उकसावे की हैं। आप भारत में रहकर के कह रहे हैं कि मुझे भारत का एक टुकड़ा अलग करना है। ये ऐसा नहीं होता। पीसफुल मैनर में ये बात क्यों हम लोग ये साइकी में लेके बैठे हुए हैं कि सेक्रेड होता है कुछ। लैंड जो होती है ना लोगों से सेक्रेड होती है ना। अगर डिवर्सिटी है, इंडिया डिवर्स है, तो डिवर्सिटी को खत्म करके इंडिया को सेक्रेड रखना है। जहां डिवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट है या लैंड इंपॉर्टेंट? सर कहाँ डिवर्सिटी खत्म हो गई? मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में जितने सिख रहते हैं, उनके साथ क्या हुआ? यहाँ इतने सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं। दिल्ली में देश के हर कोने का आदमी रहता है। आप कह रहे हैं डिवर्सिटी खत्म हो? नहीं, दिल्ली में डिवर्सिटी, मेरी बात सुनिए, पंजाब में डिवर्सिटी के नाम पे क्या हो रहा है? मैं वही बात, पंजाब में डोमिनेटली सिख्स एंड हिंदूज रह रहे हैं। पंजाब में डोमिनेटली सिख्स रहते आए थे। आज पंजाब में डोमिनेटली सिख्स कहाँ रह रहे हैं? और कौन रह रहा है फिर? आप बताएं मुझे। पंजाब में आज माइग्रेशन का इतना बड़ा इशू आ गया, और माइग्रेशन का क्राइसिस ये नेचुरल तो नहीं है। ये तो नहीं है कि पॉवर्टी से ये आ गया।
जो जेनोसाइड, अगर आप जेनोसाइड को डिनाई करते हैं कि ये स्टेट ने कोई जेनोसाइड नहीं किया, और उसके उसके नहीं, मेरी बात सुन लें, जेनोसाइड का जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, आप आज हम सिम्टम्स पे बहस कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आज क्या सिम्टम्स हैं, आज ड्रग का क्राइसिस है, एपिडेमिक है ड्रग का, और ड्रग का एपिडेमिक नेचुरल नहीं है, ये नहीं है कि हम लोगों को ड्रग का शौक है, ये एपिडेमिक जेनोसाइड का एक सिम्टम है जो पूरी दुनिया में फिनोमेना। अब जेनोसाइड किसको कहते हैं, कब हुआ जेनोसाइड? जेनोसाइड 1947 के बाद बहुत बार सिखों का जेनोसाइड हुआ है। 84 में तो फिजिकल रूप से हुआ, जो 84 में बिल्कुल हुआ, फिजिकल, बहुत वो ऐसी चीज है कि शायद दुनिया में उसका पैरेलल नहीं मिलेगा। हाँ। ये आपको नहीं लगता कि आप कुछ चीजों में बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं? आप 84 की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने 84 के लिए देश से माफी मांगी है। सिख ने माफी मांगी ना उन्होंने, लेकिन वो अपनी पार्टी के बिहाफ पे मांगी है। नहीं, हैरानी की बात यह है कि अगर आज बराक ओबामा खड़ा होके ब्लैक्स के से बोले कि मैं आपसे माफी मांगता हूं जो ब्लैक्स के साथ हुआ, वहां पे बीएलएम मूवमेंट है, आप बीएलएम को स्टडी करते होंगे, कितनी वायलेंट मूवमेंट है वो, दुकान जलती है वहां पे, स्टोर लूटे जाते हैं, होता है ना। कभी आपने एक अखबार का हेडलाइन देखा है कि बीएलएम इज अ वायलेंट मूवमेंट? आप कहेंगे कि बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन गए, अब ब्लैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको बीएलएम बंद कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं होता। टोकन प्राइम मिनिस्टर मिल जाते हैं, टोकन प्राइम मिनिस्टर, टोकन आर्मी जनरल्स मिल जाते हैं, और कम्युनिटी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होती। इजिप्ट में स्लेव्स रूल करते थे, इजिप्ट में ऐसा था कि जो ऑफिशियली स्लेव्स थे वो रूल करते थे तब, और उनको ब्यूरोक्रेसी में बड़े ओहदे मिलते थे। इसमें आपको कोई अपनापन नहीं दिखता कि देश में 10 साल एक सिख प्राइम मिनिस्टर रहे? अपनेपन की बात आपको इसमें कोई भरोसा नहीं, आपको इसमें कोई भरोसा नहीं दिखता कि देश में आर्मी चीफ वो हमारे सिख रहे कितने, हमारे फौज में हमारे सिख भाइयों की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, हमारे एयरफोर्स के चीफ सिख रहे हैं, इसमें होम मिनिस्टर की बात भी आप सुन लें मेरी बात, ये सब भरोसा ही तो है। भरोसे की बात भी सुन लें ना। जब 1984 में ये सब कुछ हो रहा था, एयर मार्शल अर्जन सिंह के घर पे अटैक होता है। एयर मार्शल अर्जन सिंह आगे से अपने आप को डिफेंड करने के, उनके पास वेपन थे, लाजम सी बात है, पुलिस ने उनके वेपन सीज कर लिए। सो मॉब कैन अटैक हिम। प्रेसिडेंट सबसे बड़ा ओहदा होता है, आप मानते हैं? प्रेसिडेंट से बड़ा कोई ओहदा नहीं है हिंदुस्तान में, चाहे उसमें कितनी पावर है, वो तो डिबेट का इशू है। प्रेसिडेंट की कार पे हमला होता है 1984 में, जब इंदिरा गांधी का मर्डर होता है। सो एक सिख प्रेसिडेंट भी हो, उसकी इतनी वो पावरलेस हो जाता है उस सिचुएशन में। सिचुएशन की देखिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम आप ये ना समझे कि हमारी कॉन्शियसनेस में क्या पड़ा हुआ है, सोसाइटी की विजिबिलिटी में क्या। इंसिडेंट्स को ये ऐसे कह के तो नहीं हम पेश कर सकते कि ये उस दौर की यही हकीकत थी और यही होता था। मेरी बात सुनिए, इंसिडेंट्स हुए होंगे। इंसिडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इंसिडेंट हो के खत्म हो गया एक बार, वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो इंसिडेंट दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बात इस पे आती होती है। सोल्यूशन क्या है? आप कहते हैं हर चीज का सोल्यूशन खालिस्तान है। सोल्यूशन देखें, बैठ के बात होगी ना। मैं तो वही कह रहा हूं, बैठ जाएं मेरे साथ, आप आए हैं, आपके साथ बैठे हैं, बात चली है, बात आगे बढ़ेगी, सोल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। मैं ये कहता हूं, ऑल्दो मुझे तो भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है सर। आप सोल्यूशन की बात कह रहे हैं, मुझे तो अभी भी सब कुछ ठीक लग रहा है, शांति से सब लोग रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। शांति से रहना एक अलग बात है, विजिबल रूप में सोसाइटी कैसी दिख रही है वो मैटर नहीं करता होता बहुत सी चीजों में। सोसाइटी में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आप यूपी का, बिहार का, कोई भी गांव, महाराष्ट्र का बता दें, जहां पे 20-25 लड़के ओवरडोज से मारे गए हैं ड्रग की, एक गांव बता दें। वो समाज की दिक्कत है सर। समाज की दिक्कत नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमारे साथ हुआ है। ड्रग कभी भी है। अभी आप मुझे बोलेंगे, अच्छा मुझे अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरी कोई नियत भी नहीं, बिल्कुल अच्छी नियत है। ये विक्टिमहुड से भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। गलत हुआ जो हुआ, लेकिन हम उससे आगे कब बढ़ेंगे? नहीं, विक्टिम जस्टिस के बाद तो जस्टिस, तो आप चाहते हैं जस्टिस के बिना आगे बढ़ जाना चाहिए? जस्टिस मिलनी चाहिए। 84 में जिन लोगों ने किया वो लोग जेलों में नहीं है। तो आप ये मांग कीजिए ना कि हमें 84 की जस्टिस दीजिए। जेनोसाइड का जो जस्टिस है, आपको पता है इजरायलियों ने कैसे जस्टिस किया था? आपने पढ़ा ही होगा ना, उन्होंने कैसे बंदों को ला के। मैं आपको बताता हूं सोसाइटी में पनिशमेंट क्यों बताई जाती है। पनिशमेंट और जो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि जब ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं, वहां पे पनिशमेंट विजिबल रूप से इतनी बड़ी दी जाती है ताकि जो सोसाइटी अंडरस्टैंड करे ये क्राइम एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बंदे आज भी जो थ्रेट देते हैं सिखों को, वो पावर में रहते हैं, और ये एक फिनोमेना बन चुका है कि अगर किसी को इंस्टेंट पावर गेन करनी है तो वो सिखों को थ्रेट दे दे। होता है, ये कोई जोक नहीं है।
और ये दोनों पार्टीज करती हैं प्रैक्टिस। ये आप देश की, पूरे देश की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं पूरे देश में अभी आप देखें, आज देखें पंजाब में चीफ मिनिस्टर सिख हैं, पंजाब में पॉपुलेशन वाइज आप देखें सिक्स आर इन मेजॉरिटी। सिक्स वो मेजॉरिटी में रहेंगे नहीं अगले 5-7 साल में। अभी अब ये फिर एक नया खतरा है जो आप दिखा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्या खतरा है। हिमाचल में लॉ बनता है, वहां पे जाके कोई बंदा लैंड बाय नहीं कर सकता। पंजाब में ऐसा लॉ क्यों नहीं बन सकता? हम कह रहे हैं कि हमने एक स्टेट जो है पंजाब ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो गया ये अब हमारे एम्पायर से, और इसमें भी हमें हमारा कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे लेबर आती है, मैं उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपना कल्चर भी लेके आती है साथ में, और हम पे इम्पोजिशन होती है उस कल्चर की। और हमारे इम्पोज करना, ये शब्द थोड़ा बड़ा है। वो जब लेबर आ रही है वो बेचारे लोग क्या इम्पोज कर देंगे? मैं आपको बताता हूँ कैसे इम्पोज होता है, मेरी बात भी सुन लेना। आप उनको यहाँ पंजाब उनको रोजगार देता है, लेकिन वो भी यहाँ आके लोगों के खेतों में काम करते हैं। मेरी बात सुने, काम भी करते हैं उन्होंने, बिजनेस, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बताएं कि पंजाब में आना और आके इजीली एस्टैब्लिश हो जाना, और यहाँ पे देखो अभी सीरियसली बात होती है, जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं और स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटते हैं, इसका अर्थ ये है ना कि लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। इसका कोई और अर्थ तो नहीं है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बातें होती हैं जब एरियाज डिवाइड किए जाते हैं कॉलोनीज में। और जब कोई दूसरा बंदा आता है, वो चाहे ना चाहे कल्चरल इन्फ्लुएंस तो होता ही है उसका। और वो क्या हो रहा है पंजाब में, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है। कोई बंदा कल आता है, उसका आज पंजाब में वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, और ये किसी और स्टेट में दिखा दें मुझे आप जितनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो इनके लिए तो खालिस्तान की जरूरत नहीं है, तो खालिस्तान की जरूरत क्यों है? खालिस्तान की जरूरत इसलिए नहीं होती कि ये प्रॉब्लम्स हैं। खालिस्तान की जरूरत इसलिए होती है कि ये प्रॉब्लम अगर आज सॉल्व भी करते हैं, आज क्या 370 था कश्मीर के साथ, था ना एक पॉइंट पे। आर्टिकल 370 रिवोक करने की पावर किसके पास थी? कश्मीरियों के पास नहीं थी, वो और लोगों के पास थी जिन्होंने डिसाइड किया कश्मीर का फ्यूचर। हम पावर के लिए लड़ रहे हैं। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो सकता है, ये चीजें होती हैं पावर से डिफाइन। देखिए, कश्मीर एक टेररिज्म मिलिटेंसी इन्फेस्टेड स्टेट है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां प्रेसिडेंट्स रूल भी लगे, और उसके बाद अभी 370 हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। सरकार ने ये कहा है कि उसको दोबारा हम स्टेट बनाएंगे, वहां दोबारा इलेक्शन होगा, हो सकता है इस साल ही इलेक्शन हो जाए। मेरी बात सुनिए, लेकिन पंजाब के स्टेटहुड को कभी खतरा नहीं रहा। पीपल ओपिनियन क्या है पंजाब कश्मीर के लोगों का? वो चाहते हैं कि वहां राज्य बने, वो चाहते हैं फुल स्टेटहुड बने। तो फिर पीपल ओपिनियन से बड़ी चीज क्या होती है डेमोक्रेसी में? लेकिन उसके लिए हालात सही होने चाहिए। अगर वहां पर हालात खराब, तो देखो दो मुल्कों की पॉलिटिक्स में अगर कोई क्रश कर रहा है तो लोगों का कसूर तो नहीं है। वही मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप हालात खराब करने की जिम्मेदारी उन लोगों पे ही डाल देते हैं जो सफर कर रहे हैं। अभी हम पे डाल देंगे आपकी, ये मैं हालात खराब कर रहा हूं। मैं ड्रग क्राइसिस की बात कर रहा हूं। अभी एक रिपोर्ट आई, डीजीपी लेवल के बंदे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस में। डीएसपी शेखों की अरेस्ट भी हुई ना इस मसले में। अब मुझे ये बताएं कि जब इतने बड़े लेवल पे क्राइसिस है और 50 किलोमीटर का एरिया आर्मी के कंट्रोल में भी आता है बॉर्डर के साथ, वहां पे भी ड्रग कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ड्रग इतना इजी है, मैं आपको लेके जाऊंगा, अगर आपके पास टाइम होगा ना, बाद में आ जाएंगे, एक हफ्ता साथ रहें। पंजाब के किसी गांव में जाके 10 मिनट खड़े हो जाएंगे, आपको ड्रग मिल जाएगा। और ये हीरोइन है, हीरोइन एक नॉर्मल कहां से रही है? आ कहां से रही है ड्रग? सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे भी बन रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, सिंथेटिक ड्रग बनाना जो है, ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं रही। अब आप अफ्रीका से या मैक्सिको से एक बंदे को लेके आए और उसको, ओपियम से बनता है सब कुछ, उसको इतने बड़े घर में तो लैब लग जाती है इसकी, जितना मर्जी प्रोड्यूस करते जाएं। ये, हाँ, मैं नहीं कहता पाकिस्तान से नहीं आ रही, मैं नहीं कहता ये नहीं आता होगा, पर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान से जो आ रहा है उसको कंट्रोल किसने करना है? सिखों ने करना है कंट्रोल। उसको मिलिट्री ने, अगर वेपन्स आते हैं तो मिलिट्री कंट्रोल करती है। ड्रग इतने बड़े स्केल पे आ रहा है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं। ऐसे काम कीजिए ना, ये सकारात्मक काम है, पॉजिटिव काम है। देखो मेरी बात सुनिए आप, आज लोगों को मैं नशा मुक्त कोई दवाई दे के नहीं कर रहा हूं, होप से कर रहा हूं, इंस्पिरेशन से कर रहा हूं। मेरी इंस्पिरेशन जब खतरे में होगी तो मैं क्या करूंगा? ये आपको बात समझने में मुश्किल आपको पता क्यों आती है? आपको ऐसा लगता है कि लोगों को कुछ सिखाया जा सकता है, उनको प्रोवोक किया, ऐसा होता नहीं है। अगर वहां पे जेन्युइनली कोई रीजन ना हो, लोग नहीं सुनते। जेन्युइनली अगर मैं सिर्फ प्रोवोकेटिव बातें करता हूं, मैंने ये भी बोला है, मेरी नेचुरल सी बातों को प्रोवोकेटिव माना जाता है। जब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुझे आपके सर चाहिए, मैंने वही बात की।
उसको मीडिया क्या प्रोजेक्ट, अमृतपाल ने मांगे सर, ये चीज आपने गुरु साहब को कोट किया था या हाँ। आपने आप खुद कहा था ये? नहीं, गुरु साहब को कोट किया। गुरु साहब को कोट किया तो ठीक है कि तो गुरु साहब ऐसा कहते थे। अभी अभी कल मीडिया ने मुझे टेररिस्ट कहा, परसों मीडिया ने मुझे टेररिस्ट। अभी मुझे बताएं, आप एक टेररिस्ट के साथ बैठे हुए हैं? आपको लगता है कि आप टेररिस्ट के साथ बैठे हैं? मुझे अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर अगर नहीं, अगर आप वायलेंस का सहारा लेंगे, मीडिया ने तो मुझे कह दिया, अगर वायलेंस का सहारा लेंगे तो वायलेंस तो बहुत सी चीजों में हिंसा करेंगे, हत्याओं का सहारा लेंगे, मेरी तो बात फिर वो टेररिज्म कहलाएगा। कोई हिंसा नहीं की मैंने, कोई हत्या नहीं की, और ना मैं इसके हक में। मैंने इसलिए भी आपके लिए वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मीडिया मुझे कह चुका है, इंडिया का मीडिया मुझे कह चुका है, और जब भी ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं, मेजोरिटी की एक कॉमन सेंस भी बनेगी ना इस बात से, और वो कॉमन सेंस बिल्ड की जा रही है, तो कोई मतलब आप मुझे बताएं कि जेनोसाइड की प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने देश के होम मिनिस्टर के लिए कहा, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम खालिस्तान की सोच को पनपने नहीं देंगे, अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में, तो आपने कहा कि फिर इंदिरा गांधी जैसा हाल कर देंगे। ऐसा मैंने नहीं कहा, आपके बारे में मिसकोट किया गया ना, वही प्रॉब्लम। क्या कहा आपने? मेरी बात सुने, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम खालिस्तान की मूवमेंट को क्रश कर देंगे, पनपने नहीं देंगे उसे। मैंने कहा कि वेलकम, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जो हुए थे तब। इंदिरा गांधी का मर्डर वाज नॉट जस्ट ओनली कॉन्सिक्वेंस, एक जेनोसाइड था सिखों का, 10 साल की मिलिटेंसी का पीरियड था पंजाब में। तो हमें ये नहीं बात करनी चाहिए कि सिर्फ एक इंदिरा गांधी का मर्डर ही कॉन्सिक्वेंसेस है, और होम मिनिस्टर को मैं थ्रेट देने की पोजीशन में हूं। होम मिनिस्टर को ये बात डेमोक्रेटिकली कहनी चाहिए कि हम पनपने नहीं देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, आप बताएं सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि होम मिनिस्टर बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट कहता है खालिस्तान की सोच, देखिए ये तो किसी भी सरकार का फर्ज है कि वो देश की इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखेगी, पर देश की सरकार का ये फर्ज नहीं है ना कि वो होम मिनिस्टर ये बोले कि हम हिंदू राष्ट्र की सोच को पनपने नहीं देंगे। बोल के दिखाएं। मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक नहीं हूं, लेकिन चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भारत के किसी टुकड़े को अलग करके और उसे हिंदू राष्ट्र बनाने को नहीं कहता। और एक बात, भारत की लिमिट्स के अंदर ही हिंदू राष्ट्र की बात की कल्पना करता है, खालिस्तान की तरह नहीं। मेरी बात सुन लो, और मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मेरी बात सुन ले आप। ये कहना कि सबकी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करके एक आइडेंटिटी खड़ी कर देना, जियोग्राफिकल एरिया सेम रहने देना, या ये कहना कि हमें एक अलग होना है, दूसरों को अफेक्ट नहीं करना। एक सेकंड सर, दोनों से बड़ा सर, एक सेकंड, आप खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान में डाइवर्सिटी होगी? हाँ, कैसे? खालसा राज में डाइवर्सिटी है। खालिस्तान की जो डाइवर्सिटी है, हम पंजाबी एथनिसिटी पे या हमारा एम्पायर जो गया है उस पे राज मांग रहे हैं ना हम लोग, और उसमें डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? सिख तब 9% थे जब महाराजा रंजीत साहब, और बीच में 20% तक उनकी पॉपुलेशन गई सिखों की, जब राज का पीक था। तब हिंदू दीवान मोहकम चंद थे जो अलाई थे, महाराजा रणजीत सिंह के साथ मिनिस्टर थे, हैं, और बहुत से मुस्लिम मिनिस्टर थे। डाइवर्सिटी तो आज भी है। वो डाइवर्सिटी आपको इंडिया की सरकार में क्यों नहीं मिल रही ना? नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने से इंडिया की भारत की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सिख है। नहीं, अफगानिस्तान से जब गुरु साहब के स्वरूप लाए जा रहे थे और वहां से बचाकर लाने पड़े थे, अपने सर पर शीश पर लेकर के एयरपोर्ट से लाए थे। मेरी बात सुनो, हरदीप सिंह पुरी सिख आइडेंटिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। उनको यही पूछ लें कि सिख सनातनी है कि नहीं है, यही पूछ लें। सबसे बड़ा इशू था इस पे आके खड़ा। आपको क्या झगड़ा है हिंदुओं से? हिंदुओं से कोई झगड़ा नहीं। से क्या झगड़ा है? हम जब है नहीं तो हम क्यों माने? मैं अगर आपको बोलूंगा मुस्लिम है, आपको गुस्सा आएगा? मैं मुसलमान नहीं हूं। नहीं है ना? मैं इंपोज करूं भी आप हैं, मैं लॉ पे लिख दूंगा मुसलमान की कोई शाखा है, आपको गुस्सा आएगा ना चीजों पे? नेचुरली एक टाइम आएगा जब आप इन चीजों आपको प्रोवोक करने लगेंगे। सो मैं वही कह रहा हूं, लेट्स नॉट डिफाइन ईच अदर, लेट्स नॉट डिफाइन कि हमारे गुरु कौन थे। हमारे गुरु जो थे उन्होंने क्लियरली बानी में लिखा हुआ है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, और इससे क्लियर क्या हो सकता है? तो एक वक्त तो वो भी था, मेरे पता नहीं आज होता है कि नहीं होता, कि हिंदू परिवारों का बड़ा बेटा वो गुरु के नाम किया जाता था, वो आपकी तरह केजधारी होता था। मेरी बात सुने, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे ऐसे इसके कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं मिलते। आर्य समाजों ने ये यूज किया, एक हिंदू है एक आर्य समाजी भी है। नहीं, ये ऐसा होता था, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे परिवार में पीछे हुआ है। सिक्खी को डिल्यूट करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया, जिसमें यह था कि जो लोग सिख बन जाते थे दे वर स्टिल प्रैक्टिसिंग हिंदू प्रैक्टिसेस। उसमें क्या होता है आपको बताता हूं। अभी सिखों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हम लोग नहीं कर सकते। आइडल वर्शिप हम लोग नहीं कर सकते। होता क्या है कि आज भी बहुत से ऐसे सिख हैं जिनकी आइडेंटिटी की उनको कंफ्यूजन है, और वो बंदे बाद में कहते देखो हम तो ये कर रहे हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम है? अगर मैं यही बात कर रहा हूं कि ऐसा अगर हिस्टोरिकली होता है
तो वो सिखों की अमृतपाल पोजीशन जी, क्या है? आपको इसमें अच्छा ये आपको अखरता क्यों है? ये तो ये कुछ कहीं किसी हद तक वेलकम किया जाना चाहिए कि मैं भी ऐसे सिखों को जानता हूं जो मंदिर में भी चले जाते हैं, नहीं, और ये बहुत और एक सेकंड प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे हिंदू और पंजाब में रहने वाले तो मुझे लगता है ज्यादातर, बल्कि सभी गुरुद्वारे में शीश नवाते हैं जाकर के। और वो तो ये तो उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? एक देखो, तो एक कोड ऑफ दूसरे का कंडक्ट है हिंदूज का आदर अपना, भाव है ये। नहीं आदर भाव की बात नहीं है, हिंदूज का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। हिंदूज का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना, ठीक है, वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं। सिखों का तो है। हमें गुरु साहब कहते हैं गल पासर कैसे तरे इसका, जो आदमी बुत परस्ती करता है वो भव सागर से पार नहीं गुजर सकता। तो हमारा मंदिर में जाना प्रोहिबिटेड है। कोई सिख जाता अपनी कैपेसिटी पे जाता है, गुरु इज नॉट अलाउइंग दैट। भगत कबीर की बानी में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी में सब कुछ पढ़ा होगा। सो ये है कि प्रॉब्लम यही है, हिंदूज का कोड ऑफ कंडक्ट ना होने की वजह से उनको लगता है सिखों का भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं आपको वेलकम है गुरुद्वारे में, ऐसा नहीं है कि आपको वेलकम नहीं है, लेकिन आप इसके बदले में ये उम्मीद ना रखें कि सिख मंदिर में जाएं, जहां वो मतलब वही चीजें गुरुद्वारे में करें जो मंदिर में हो रही है। यही प्रॉब्लम है। अब वेपन लेके हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इसमें पता क्यों प्रॉब्लम होती है? गुरुद्वारे में तो वेपन ऑलरेडी पड़े हैं, बंदूकें पड़ी हुई हैं 5 तख्तों पे, 5 तख्त हैं सिखों के, और जो बंदूकें हैं और हथियार हैं उनका प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब जी के 2.5 फुट ऊपर होता है, हथियार को ऊपर रखा जाता है 5 तख्तों पे सिखों के। और वो क्या सिंबल है? हमारे तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर आर पीर साहब सरोही साहिथी, यह है हमारे पीर। जो शस्त्र हैं यही हमारे पीर हैं, यही देवी हैं, यही देवते हैं हमारे, ये हथियार जो है। या बता सकते हैं कौन से दौर में ये बात कही गई होगी? नहीं, दौर तो चेंज नहीं होते। क्योंकि नानक साहब के गुरुजी महाराज के दौर पर तो जंगें नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी, तभी बाबर चढ़ के आ रहा था। बाबर ने जब हमला किया, गुरु नानक साहब पता क्या बोलते हैं? गुरु नानक साहब ने तो शस्त्रों की उन्होंने बात की, युद्धों की शस्त्रों की बात की है। जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कांड न कीजिए। गुरु नानक साहब जी सेज इफ यू वांट टू कम विद मी मेक श्योर यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। आप अपना शीश अपने तली पे धर के आए, इस मार्ग पे चलना है, सिर दे दें, पैर पीछे नहीं आपने उठाना। गुरु नानक साहब ने युद्ध का भी वर्णन किया है बहुत बड़े, और उसके बाद गुरु अर्जन साहब तक शहादत हुई है शांतमयी। 6वें पातशाह ने 2 तलवारें पहनी, एक मीरी की एक पीरी की, 2 तलवारें। लोग एक पहनते हैं, 6वें पातशाह ने 2 तलवारें पहनी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। और उसके बाद अकाल तख्त की सृजना होती है। अकाल तख्त का अर्थ ही है कि हम शस्त्रधारी हों। गुरु साहब ने पता क्या बोला? मुझे बेटा में क्या चाहिए? लोग बेट करते थे प्रेम बेटा, उन्होंने कहा मुझे जवानियां और शस्त्र अच्छे से अच्छे घोड़े मुझे चाहिए। सो ये चीजें आप वो, लेकिन वो कृपान रखना जो है वो मैंडेटरी था धर्म के अंदर, लेकिन अब ऑटोमेटिक राइफलें रखना तो नहीं था। नहीं, वेपन होता आपके साथ लोग चलते हैं, आप 20 लोग आपके साथ चलते हैं, बंदूकें होती हैं उनके पास, तो बंदूकें वो किसी को गोली मारने के लिए थोड़ी रखी हुई। फिर क्यों है? अभी देखें हमारे या आपको जान का खतरा है? मैं बताता देता हूँ क्या खतरा है हमें। ड्रग का प्रॉब्लम पंजाब में। ड्रग आप मानते हैं $1 बिलियन इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्मगलर्स हैं ड्रग के, ड्रग लॉर्ड्स भी होते हैं, उनके पास सब क्राइम करने की कैपेसिटी होती है। हमने उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू की है, तो हमें तो अकेला गवर्नमेंट से थोड़ी खतरा है, हमें तो हर तरफ से खतरा है। तो आपके पास जो हथियारधारी लोग हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए हैं? हमेशा ही होते हैं। चलिए ठीक है, अब अंत में जाते जाते बस एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, खालिस्तान की इतनी बात हुई है, आपको जरा भी डर नहीं लगता कि पंजाब कहीं वही लेट 70s 80s के 90s के दौर में नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा। इतना खून खराबा हुआ है। अगर गवर्नमेंट तब भी निरंकारी कांड से सब कुछ शुरू हुआ था। निरंकारी बहुत सारी वजह हो सकती है। नहीं, आज भी देखे इनजस्टिस जो होता है ना, अगर हमें कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रहा बंदा, इंडिया एस्टेब्लिश्ड है, हम एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रहे हैं, ये मान ले हम लोग हैं, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रहा बंदा वायलेंट रास्ते पे चलना नहीं चाहता, ये उसकी प्रायोरिटी कभी नहीं होती, ये उसकी लास्ट ऑप्शन हो सकती है। सो ये हम पे बोझ डालना। नहीं, ये ऑप्शन रखी हुई है आपने अपने लिए? मैंने नहीं रखी हुई, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना होगी तो मुझे क्या आप कहेंगे कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की मांग को उठाता रहूंगा लेकिन कभी हिंसा नहीं करूंगा? क्या आप कह सकते हैं मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा? मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं कहूंगा। गुरु साहब ने कहा जब सब रास्ते बंद हो जाएं, साम दाम दंड भेद सब बंद हो जाएं, जब मतलब होता है ना कि कोई रास्ता आपके पास ना रहे, तो गुरु साहब ने फिर इनको पीर ही इसलिए कहा है, और ये किसी निर्दोष के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं है। आप लोगों से तो नहीं कहेंगे हथियार उठाने के लिए? नहीं, मैं क्यों कहूंगा लोगों से, मैं तो ये कहूंगा शस्त्रधारी हो जाए। हथियार उठाना तो अच्छी बात है सिक्की में,
शस्त्रधारी होना। आप लोगों से कह रहे हैं कि हथियार रखें अपने पास, रखने चाहिए, पोजेस करने चाहिए हथियार। गवर्नमेंट के अभी लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, तो पोजेस क्यों नहीं करने चाहिए? अभी मैं कहता हूं पंजाब में एक और कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। हथियार रख के क्या करना है? हथियार रख के क्या नहीं करना है? मैंने एक टेक्सास के आदमी से पूछा, वहां पे अमेंडमेंट 2 है ना, मेरे साथ रहता था एक बंदा टेक्सास का। मैंने उसको पूछा, आप अमेरिका में तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है, 2 मिनट में 2.5 मिनट में उनका रिकॉर्ड होता है, आ जाती है पुलिस है, तो आप क्यों वेपन रखते हैं इतने बड़े बड़े? उसने मुझे जो आंसर दिया वो बहुत कमाल का था। वो उसने बोला कि मुझे जो आम क्रिमिनल है उससे तो पुलिस बचाएगी, अगर पुलिस मेरे खिलाफ आ गई चढ़ के, पुलिस मेरी क्रिमिनल बन गई है, तो फिर मुझे कौन बचाएगा? तो सेल्फ डिफेंस जो होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज डाली गई है आर्म को पोजेस करने की है, आर्म्स रखने की, लीगली आर्म्स बाय कर सकने की, ये चीज इसलिए डाली गई है। और उसको उसमें उस प्रैक्टिस को ईवल बना देना। पंजाब में गन पोजेशन बहुत हाई है, आपको मालूम है ना, पर गन वायलेंस पंजाब में बहुत लो है। ये भी आप मीडिया ये कंसिडर ही नहीं करता कि गन पोजेशन और गन वायलेंस तो डिफरेंट चीजें होती हैं। हम पोजेस करते हैं। आपके प्रचार से गन वायलेंस बढ़ेगी नहीं? मेरे प्रचार से गन वायलेंस कम होगी। लोगों को पता होगा कि गन्स को यूज कैसे करना। खालिस्तान की मांग आप करते रहेंगे? खालिस्तान की मांग करना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। 2 टाइम अरदास में हम लोग करते हैं, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। और ये तो हिंदू भी पढ़ते हैं जाके गुरुद्वारे में, वो भी खालसे का। पंजाब के हिंदू डरे हुए हैं पंजाब ना, वो डरे हुए हैं, आपकी बातें सुन के डर रहे हैं कि फिर वही दौर आ जाएगा। कल आप जब हम वापस आए अजनाला से, रास्ते में जितने हिंदू थे वो तो हमें मिले, उन्होंने ग्रीट किया। और आज भी जितने आते हैं यहाँ पे, हमारा जो सेंटर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 10-12 लड़के तो हिंदू हैं, उनको तो नहीं डर लगता हमसे। आपको इस बात का डर लगता है कि भारत सरकार या पंजाब की सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, जिस किस्म की प्रचार और बातें आप कर रहे हैं? मार सकते हैं, वो मार दें जिस दिन उनको लगता है। मारने उनको लगेगा कि आपकी बातों से अशांति फैल सकती है, तो आप पर पाबंदी लगाई जा सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है। सच को पाबंदी हमेशा लगती है। गुरु नानक साहब कहते हैं, कूड़ निखटे नानका ओढ़ सच रही। मुझे मारा जा सकता है, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को खत्म नहीं किया। ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, ये गुरु नानक साहब की आइडियोलॉजी है कि सच का प्रचार चलता रहना चाहिए। फिर कोई उठ सी मर्द का चेला, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते भी कोई ना कोई मर्द का चेला आऊगा इस संसार दे उत्ते, जिहड़ा इस संसार पे प्रचार करेगा। सो हमें इस बात का डर नहीं है, ना मरने का डर है, ना जेल का डर है। सच हम बोलते रहेंगे। हाँ ये है, किसी भी निर्दोष बंदे पे वायलेंस नहीं करेंगे। अमृतपाल जी, बहुत शुक्रिया आपके समय का। और उम्मीद बस हम ये करते हैं कि जो आपने भी कहा है कि पंजाब कभी दोबारा उस दौर में वापस कदम नहीं रखेगा जहां हिंसा थी, खून खराबा था, जहां लोगों ने अपनों को खोया। तो बस मैं आपकी इस एक बात को अपने साथ लेकर के जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।